जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूँ सैयद अफ़ाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफ़ाक हसन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एवरी मंडे और फ्राइडे मैं आता हूँ लाइव, आपके लेता हूँ लाइव सवाल और उनके देता हूँ मैं आपको लाइव जवाब। यूके इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो उस पे करेंगे हम बात। मैं आपके साथ 1 घंटा रहने वाला हूँ, 1 आवर। और उस 1 घंटे के अंदर जो मेरा आज टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ था वो तो था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बारे में। लेकिन उसको थोड़ा-सा हम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हम मेनली आज बात करेंगे ओवरस्टेज़ के ऊपर। और क्यों ये टॉपिक जो है मैंने चेंज किया है, यानी कि इसको थोड़ा-सा बदला है, इसके ऊपर भी आपके साथ करेंगे बात। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अ, आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट हुई है अ, इस लिहाज से ओवरसीज़ के हवाले से कि और उन सब पे हम बात करेंगे। जो अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक फ्यूचर क्या है इमिग्रेशन के हवाले से, लेबर क्या पॉलिसीज़ लेके आने वाली है, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जिनको ये ख़दशा है कि रिफ़ॉर्म जब आ जाएगी तो क्या पॉलिसीज़, क्या इंडेफ़िनिट लीव टू रिमेन जो है वो वाक़ई में एबॉलिश हो जाएगा या नहीं होगा, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम मेनली बात करने वाले ओवरस्टेज़ के ऊपर, चाहे वो किसी तरह से भी ओवरस्टेज़ है। वो स्टूडेंट आए थे ओवरस्टेयर हो गए, वो वर्क परमिट पे आए थे ओवरस्टेयर हो गए या होने वाले पीएसडब्ल्यू पे हैं, आगे क्या फ्यूचर है उनका। और स्टूडेंट के बाद क्या पीएसडब्ल्यू का फ्यूचर है जो आने वाला है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर आपको मैं शुरू में ही दे देता हूँ, 0772734712। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी मुझे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर लें, और इस लाइव को प्लीज़ रीपोस्ट करें, रीशेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी थोड़ी देर में मैं आपकी कॉल्स भी लूँगा, लेकिन उससे पहले अ, मेरे पास जो सवाल मौजूद है हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं कि भाई, कैन एन ओवरस्टेयर अप्लाई फॉर अ वीज़ा व्हाइल स्टेइंग इन द यूके? क्या जो ओवरस्टेयर है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है यूके के अंदर रहते हुए कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी जब तक उनके 20 साल नहीं हो जाएंगे, यानी कि 20 ईयर्स नहीं हो जाएंगे, तब तक यहाँ उनका जो है वो यहाँ पे कोई ब्रिटिश पार्टनर नहीं होगा या यहाँ पे ब्रिटिश बच्चा नहीं होगा, तब तक वो यहाँ पे, या 7 साल का बच्चा नहीं होगा तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जी आपका जो है वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, जनरल बात करेंगे। कोई भी जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ वो लीगल एडवाइस नहीं होती, वो हम एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे बात करते हैं। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। आज का पहला सवाल जो मेरे पास मौजूद है वो मैंने अभी आपको बताया कि क्या ओवरस्टेयर जो है अपने आप के यहाँ पे कोई वीज़ा एप्लीकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसका सबसे पहले आंसर ये है, जी बिल्कुल कर सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल, वो कर सकता है। सर्कमस्टांसिस, अगर उसके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि वो कर सके, ओवरस्टेयर कैन अप्लाई फॉर लीव टू रिमेन बेस्ड ऑन प्राइवेट लाइफ और ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। अपनी प्राइवेट लाइफ पे या ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर वो अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम बहुत सारे लोगों के पास गए हैं जी, वो कहते हैं जी आप नहीं अप्लाई कर सकते, आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को मुखातिब होके जो ये कहते हैं कि क्या आपको किसने ये अथॉरिटी या पावर दी है कि आप होम ऑफिस के बिहाफ पे बैठे-बैठे डिसीजन बना दें कि जी तेरा होना है तो तेरा नहीं होना। हमारा काम जो है वो ये नहीं है कि हम डिसाइड करें।
वी कैन जस्ट टेल कि भी आपकी रिस्क असेसमेंट करें, आपके केस को देखें और आपके केस को देखते हुए जो है वो हम उसको अ, बताएं कि जी कितने चांसेस हैं आपके होने के। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला है जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले आप इस मसले का हल करें। किसी भी कॉम्पिटेंट, किसी भी क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएँ और अपना मशवरा करें। जब तक आपने आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि लगाने वाले को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं लगाएँगे तो आपके ज़ीरो चांसेस हैं, और अगर आप एप्लीकेशन लगाएँगे तो ही आपके चांसेस हो सकते हैं। मुख्तलिफ डरों की वजह से, मुख्तलिफ फ़ियर्स की वजह से, गलत मशवरों की वजह से देखने में ये आता है कि 60 से 70% लोग जो हैं उनके यहाँ पे इमिग्रेशन स्टेटस ख़राब हुए हैं गलत मशवरों की वजह से। उनको मशवरा जो है वो गलत मिला है, यानी कि एडवाइस रॉन्ग, दे वर रॉन्गली एडवाइस्ड। हम हम हमारा काम नहीं है कि हम डिसाइड करें कि इसका वीज़ा लगेगा या इसका वीज़ा नहीं लगेगा। बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, ट्रू टेस्टिमनीज़ पड़ी हुई हैं, और वो कहते हैं कि पंजाबी च असीं कहने हैं कि माली दा कम पानी लाना ते पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। तो ये हमारा काम नहीं है। अ, आज की लाइफ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, और मेरे लिए भी ये काफ़ी जो था वो एक लर्निंग कर्व था, लाइफ के अंदर लर्निंग पॉइंट था इस प्रोफेशन को लेके कि ये प्रोफेशन जो है असल में है क्या। और ये एक कहानी की तरह है, मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा सच्चा और अच्छा वाक़या है कि इसको हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, एजाज़ भाई, उन्होंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा है और बड़ा अच्छा लिखा है। आप काफ़ी सारे लोग उनको जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर लिखा भी है। मैं पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जब मैं गया तो मेरे वहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि जी एक जज साहब हैं, आप उनके दोस्त हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनके जो साहबजादे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं कि क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है। मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। बहुत मेरी जो जहाँ तो जो मेरे बचपन के दोस्त हैं या फिर जो और 2-3 लोग हैं उनके साथ मैं मिलता हूँ। तो ख़ैर वो उन्होंने मुझे बड़ा फ़ोर्स किया, कहा कि चलो आपको मिलना है, मेरे लिए मिलना है, तो मैं उनको मिलने चला गया। जब मैं उनको मिलने गया तो अ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ही वाज़ रियली नॉलेजेबल पर्सन, बड़ा मतलब कि बहुत ही अ अ, हम्बल, काइंड इंसान थे। तो उन्होंने मुझे इस प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ बताया कि वकील है क्या? जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, वो उनकी नज़र में उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या है। सो उन्होंने कहा कि ये जो पेशा है ना, ये जो प्रोफ़ेशन है वकालत का, ये कोई आम प्रोफ़ेशन नहीं है, ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसको इसको बिज़नेस मत बनाना, इसको बिज़नेस समझ के मत करो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट थिंग। बिज़नेस से बहुत ऊपर की बात है ये। और उसके साथ उन्होंने मुझे जो बात कही, उन्होंने कहा कि उसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से है कि 3 दरवाज़े ऐसे हैं जो किसी पे भी कभी भी बंद नहीं होते। चाहे वो चोर हों, डाकू हों, वो अच्छे हों, बुरे हों, वो किसी रिलिजन से हों, वो क्रिश्चियनिटी से हों, वो सिखिज़्म से है, हिंदुइज़्म से मुसलमान हैं, कोई भी हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, उनके ऊपर वो 3 दरवाज़े जो हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते। तो मैंने उनसे जो पूछा कि जी मुझे बताएँ, आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे कौन से दरवाज़े हैं जो किसी पे भी बंद नहीं होते?
कोई मतलब किसी ना किसी रिलीजन पे, ना वो कोई रिलीजन देखते हैं, ना वो कोई एज देखते हैं, और ना वो देखते हैं ये बंदा गुनहगार है कि नहीं है, और वो कौन से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया सबसे पहला दरवाज़ा तो खुदा की ज़ात का है, अल्लाह की ज़ात का दरवाज़ा है, रब का दरवाज़ा है। वो किसी पे बंद नहीं होता। जितना मर्ज़ी गुनाह करके गुनहगार से गुनहगार इंसान उस दरवाज़े पे चला जाए तो वो दरवाज़ा खुल जाता है, बंद नहीं है उसके लिए। वो तौबा का दरवाज़ा है, अल्लाह ताला उसको जो है वो ज़रूर माफ़ कर देते, रब की ज़ात जो है उसको दरवाज़ा खोल देते हैं उसके लिए, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो अच्छा, ये तो हो गया पहला दरवाज़ा। अब दूसरा दरवाज़ा कौन-सा है? दूसरा दरवाज़ा जो है वो माँ का दरवाज़ा है। एक माँ का रिश्ता ऐसा रिश्ता है बच्चे के साथ कि बच्चा जितना मर्ज़ी गुनहगार हो, जो मर्ज़ी करके अपनी माँ के पास चला जाए, माँ उसको माफ़ कर देती है और उसका दरवाज़ा खुला रहता है उसके लिए। और तीसरा दरवाज़ा जो है वो एक वकील का दरवाज़ा है, एक लॉयर का दरवाज़ा है। उसके पास कोई भी गुनहगार से गुनहगार चला जाए और किसी हालत में चला जाए, ओवरस्टेयर चला जाए, एक्सटेंशन के लिए चला जाए, वो किसी तरह से भी वो वकील का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला रहता है। तो अब जो वो जज साहब ने ये चीज़ों को जब मुझे एक्सप्लेन किया कि पहला दरवाज़ा रब का दरवाज़ा, दूसरा माँ का, तीसरा वकील का, तो ये जो कुर्सी है ना जिस पे हम बैठते हैं, ये कभी किसी को जो है वो ना नहीं करती। वो हमेशा उसको जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, करते हैं, ठीक है। लिंकन इन में मैं लेक्चर ले रहा था और उन्होंने कहा जी कि वकील कौन है एक्चुअल में, जो लॉयर है वो क्या होता है। उसने कहा वकील वो होता है जिसके पास आप जाते हैं, वो आपकी परेशानी सुनता है और उसके बाद वो कहता है यस यू हैव अ प्रॉब्लम और यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बट हियर इज द सॉल्यूशन। जब आप दरवाजे से निकलते तो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसका। हमारा काम नहीं है कि हम किसी को ये कहें कि यार 20 साल हो जाएंगे तो आना, बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो आना। अब एक साहब आए, उन्होंने कहा जी ब्रिटिश मेरा पार्टनर है, मैं इतने वकीलों के पास गया हूँ, वो कहता है बच्चा करो तो फिर। ओ भाई, बच्चा पैदा करना है तुमने वीजे के लिए, वीजा वीजा के लिए बच्चा पैदा करना है। मतलब वो कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म मगर तुमको नहीं आती। कि भाई तुम कैसे कह देते हो यार कि भाई ऐसे होगा। एक माँ से बात हुई आज, दुआएं दे रही थी, रो रही थी फोन पे, बहुत दूर बैठी थी। उस उसी की वजह से आज का टॉपिक जो है मैंने चेंज किया, दोबारा से ओवरस्टेयर्स की बात करूंगा। इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो है की जा सकती है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं तो आपको बिल्कुल जो है वो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर के पास जाएं। मैंने कभी भी किसी लाइव में नहीं कहा कि मेरे पास आए, जहाँ पे भी जाना है आप जाएं, लेकिन डरना नहीं है, अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला जो है वो फैसला जो है वो केस वर्कर ने करना है यहाँ पे, और ऊपर खुदा की ज़ात है। सो ये थी आज की मेन वजह जिसकी वजह से जो है मैंने आज का टॉपिक जो है वो दोबारा से ओवरस्टेयर रखा है, क्योंकि वाकई में जो था आज काफ़ी इमोशनल टाइम था, वो वक्त था जब किसी ने किसी माँ से बात करवाई और वो बैठी थी बहुत दूर कहीं पे, दुआएं दे रही थी और साथ कह रही थी कि मेरे बच्चे का कुछ ज़रूर कर दे। चले अब हम आज की लाइव जो है वो शुरू करते हैं दोबारा से। तो डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ये ओवरस्टेयर हो जाना एक गलत एडवाइस की वजह से कोई ना कोई रास्ता जो है इंशाल्लाह निकलेगा। फिर वही शेर मुझे याद आ गया कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। अगर आप में वाकई
इतना जुनून है कि आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो जो अक्सर वीडियोस के अंदर आपको मिलेगा, जो शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग है जो मेरा बड़ा फेवरेट है कि किसी चीज़ को चाहो और इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाए। तो ऐसा ही है, जब जब आप इसको अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। बहुत सारी मिसालें, आप ट्रू टेस्टिमनीज़ हैं, आपकी कहानी आपकी ज़बानी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि प्राइवेट लाइफ रूट है क्या? प्राइवेट लाइफ रूट जो है वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जिनको 20 साल हो गए, 20 ईयर्स, या उन लोगों के लिए है कि जो ये दिखा सकते हैं कि इट वुड बी अनरीजनेबल, डिफिकल्ट, they have exceptional circumstances, they cannot return to their home country. If they do, they would face significant difficulties to integrate into the society of their country of origin. कि उनको अपनी कंट्री में जाके इश्यूज प्रॉब्लम्स होगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर आ जाए। आपकी यहाँ पे लाइफ इस्टेब्लिश हो गई है और आपका जो है वहाँ पे टाइज जो है वो नहीं है। इट्स इंक्लूड लॉन्ग रेजिडेंस, फैमिली लाइफ, चिल्ड्रन, कम्युनिटी कनेक्शंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो किसी ऐसे लॉयर के पास जाएं जो आपको सही राह दिखा सके, सही रास्ता दिखा सके। यहाँ पे लोगों ने इसको एक कसाई खाना बनाया हुआ है, इस प्रोफेशन को एक बहुत सारे अच्छे लोग हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो जिसके बारे में मैं कहता होता हूँ कि उम्र बीत जाती है घर को घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। कि भाई तुम लोग इतने इस प्रोफेशन को छोड़ दो यार, बहुत सताए हुए लोग हैं यार, ओवरस्टेज बहुत सताए हुए लोग हैं ना, इनके पास राइट टू वर्क होता है ना राइट टू रेंट होता है, कम पैसे मिलते हैं काम करने के लिए, काम की इजाज़त नहीं है, रहने की इजाज़त नहीं, पता नहीं कैसे कैसे यार ये लोग पैसे मांग के तो करते हैं। और आप नॉट I'm just telling few people, not all of them, लेकिन थोड़ा सा एहसास करो, कुछ तो एहसास करो। कहते हैं ना सर्द मौसम से कुछ नहीं होता, सर्द मौसम से कुछ नहीं होता, सर्द लहजे अजाब लगते हैं। तो प्लीज़ जब आपके पास ये सताए हुए लोग आए तो इनके साथ प्यार से बात करें और इनको कोई रास्ता निकालें, ना कि मुझे बताते हैं आगे कि यार हम वहाँ पे गए, वो इतना रूड था, उसने बड़ा रूडली बात की, वो उसने टाइम नहीं दिया, उसने बात नहीं सुनी। खैर हम शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आज की बात मुझे बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज वाकई बहुत इमोशनली जो थी मेरी अटैचमेंट थी इसके साथ, इस चीज़ के साथ, और जो मेरा ज़रूरी था कि इस मुद्दे पे मैं बात करूं कि अगर आपको नहीं पता तो आप कह दो कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर उसको ये मत कहो कि जाओ जाके शादी करो, शादी के बाद बच्चा पैदा करो, बच्चा लेके आओ। बच्चा बाजार से मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा बच्चा भाई, किस रास्ते पे उसको डाल रहे हो? बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा होगा, बच्चा 7 साल का होगा, फिर तुम्हारा काम होगा, वरना तुम्हारा काम नहीं हो सकता, जाओ चले जाओ। क्या कहते हैं कि हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, हादसे से बढ़कर हादसा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड बेस्ड, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। आपका सवाल लूँगा, अभी उनका जवाब दूंगा और इसका फिर जो मोटिवेशनल जो एक बात है वो एक शेर आपसे कहूँगा और उसके बाद मैं आपकी कॉल दूंगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से, सिर्फ ख्वाहिश करने से झोली में फल नहीं गिर जाते,
वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नंबर है 07727347212। हम आज की कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी सबकी बात सुनते हैं और हमें आप हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप जो है वो शेर के साथ भी जो है वो हमें समझाते हैं। जी शुक्रिया आपका। आपका मुझे तो बस यार यही होता है कि आप यकीन करें, आज मुझे बात करनी थी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर, लेकिन आप किसी ने मेरी बात करवाई किसी माँ के साथ। बहुत दूर बैठी थी वो माँ, और वो उसको जो है सिर्फ गलत एडवाइस की वजह से वो ओवर स्टेयर हो गया यहाँ पे। अब वो पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे देख रहे हैं इस वक्त। मुझे तो बड़ा मुझे खुशी भी हुई, और लेकिन उसके साथ साथ मुझे अफसोस भी हुआ कि यार कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस प्रोफेशन में आए हैं और लोगों को गलत एडवाइस कर रहे हैं। और अ, यकीन करें, ऊपर से वो कहता यार वो पागल सी, ओके ओमन केस दे गया। कैन यू बिलीव इट? दिस इज व्हाट ही सेड ओवर द फोन, और वो क्लाइंट सुन रहा था, बंदा सुन रहा है। देखे ना ये कितनी बड़ी बंदे को, यानी अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अपने पाक गोश्त मारे अगले बंदे की मंज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये बहुत ही ये सर, मैं बस आपसे, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं शुक्र करता हूँ कि आपसे वो कॉल मिल गया आपकी। अक्सर मैं आपकी कॉल सुनता हूँ तो यकीन जाने बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आप सबका टाइम होता है, आप जैसे और भी एक दो लोग हैं जो अपना बहुत ही कीमती टाइम होता है आपका, जो आप हमें देते हैं और हमारी बात सुनते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने पहले भी 2-3 बार आपको कॉल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी। तो बस इसीलिए कि जो बंदा दर्द रखता है ना, हम लोगों की सिचुएशन समझता है कि इतना आसान नहीं होता हम लोगों के लिए। जी हम हो सकता है 100 पाउंड भी पूरे महीने में बहुत मुश्किल से ऐसे बचाते हूँ। ऐसे तो और फिर किसी बंदे के पास चले जाए अपना दुख लेके और पैसे भी दे दे और मिसगाइड भी हो जाए, गलत गाइड। जी बड़ा नुकसान करवा ले। जी जी आप बहुत अच्छा काम करें सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमेशा हमें जो टाइम देते हैं बात दुआ में याद रखिए सर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी रेगुलर कॉलर मैं सैयदा हिरा बात कर रही हूँ। जी सैयदा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं करम मौला का अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एज अ विजिटर आई थी और हम लोग ओवरस्टे हो गए थे फॉर 6 to 7 इयर्स एंड देन वी गॉट द वीजा ऑन द बेसिस ऑफ 7 इयर्स पॉलिसी जो बच्चों की है। जी जी फिर हमें आईएलआर भी मिल गया आफ्टर 10 इयर्स। जी तो अब हमारी नेशनैलिटी ड्यू है, लेकिन गुड कैरेक्टर ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए उन्होंने ओवरस्टे को ऐड कर दिया है। हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेरे हस्बैंड अराउंड 18 इयर्स से बिल्कुल क्लियर कैरेक्टर है। उसके अलावा तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? चलिए मैं आपके सवाल का जवाब। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। जी वो क्या शेर है कि उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर। ये ओवरस्टेयर्स की बात ही हो रही है। उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कुतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। अच्छा, अभी मैं सईदा साहब की कॉल का जवाब देता हूँ, लेकिन ये शेर मैंने क्यों कहा है? मैंने उन लोगों के लिए कहा है जिनके पास ये सताए हुए लोग जाते हैं और वो उनके साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते, बात नहीं करते। प्लीज़ यार, फाइनल एक रिक्वेस्ट ही है, अगर आप तक मेरा पैगाम किसी तरीके से पहुंच जाए तो अंडरस्टैंड। जब कोई बंदा यहाँ पे 8 साल 10 साल ओवरस्टे रह जाता है ना, तो उसका दर्द, उसका दुख जो है वो वही समझ सकता है, या कोई दूसरा ओवरस्टे समझ सकता है। अच्छा सईदा साहब, आपने सही बात की है कि जी उन्होंने ओवरस्टेज को जो है वो, आपका सवाल ये है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी की जो सूटेबिलिटी है उसके अंदर उन्होंने
जो है ओवर स्टेज को भी शामिल कर दिया है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है और काफ़ी उन्होंने जो है इसको स्क्रूटनाइज किया है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सख्ती हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है इस नॉट अ राइट, इट्स अ प्रिविलेज एंड दे ऑलवेज हैव अ डिस्क्रेशन। अगर आप ओवरस्टेयर किसी वजह से हुई, आप उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो यस देयर इज़ अ वे, वो बिल्कुल आपको जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं, जो मेरी नज़र में तो एक भी नहीं है जिसको इस वजह से नेशनैलिटी जो है वो रिफ्यूज़ कर दी गई है कि वो ओवरस्टेयर यहाँ पे रहा था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें। बाकी जो है वो जितनी देर तक मेरा मानना है कि यू अट्रैक्ट, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव देन यू अट्रैक्ट पॉजिटिव, इफ़ यू थिंक नेगेटिव यू अट्रैक्ट नेगेटिव। जैसा सोचते हैं वो अल्लाह ताला आपको आपके गुमान के मुताबिक देना शुरू कर देता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छा सोचें, और आप तो वैसे भी मौला की मानने वाली हैं, तो आपको तो बिल्कुल ही जो है वो इस किस्म की बात जो है वो छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा आपका भी, ठीक है। नंबर है कॉल करने के लिए 0772734712। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लैंड में होता हूँ। अच्छा, नंबर लास्ट टाइम मुझे एक कॉलर ने कहा था आपने नंबर बहुत तेज़ बोलते हैं, तो अब मैं नंबर आपको आहिस्ता कर रहा था, 0772734712। और अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हो, मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि जब मैं लाइव आता हूँ उससे पहले मैं इस नंबर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है मेरी प्रोफाइल में, ये वाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं? यार मैं टाइम आज की कॉल मिल गई स्कॉटलैंड वालों की आपको। अच्छा, अच्छी बात है जी। स्कॉटलैंड वालों की वहाँ वहाँ पे क्या अभी भी सर्दी है? ये लंदन में तो सर्दी जान नहीं छोड़ रही हमारी। नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही है, मौसम ठंडा ठंडा ही है, बस बारिश और ठंडी हवाएं और बहुत ही खुशगवार मौसम है आजकल। अच्छा अच्छा, तो हो गया। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? आपका प्रोग्राम ऐसे ही देखा, मैंने ऑन किया तो लाइव आ रही, तो मैंने कहा चलो आज एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। जी पूछिए। 2-3 वीक पहले कॉल मिली थी भाई, मुझे बात ही भूल गई। अच्छा, खुशी इतनी थी कि मैंने कहा शुक्र है भाई से बात हो गई। चलो अच्छी बात है जी, पूछिए। तो मैंने ये पूछना था कि अभी भी आप ये करने के बाद प्राइवेट लाइफ वालों की मजाज बताए हुए लोग ऐसे ही बात ऐसे ही कह रहे हैं। जी हाँ। तो इनकी वाकई इनको सारी सजाएं इनको ही मिलनी है, यहाँ पे टैक्स भी कटवाएं, काम भी करें, फिर ना दूसरे जो लोग बेनिफिट लेते हैं, जो लोग यहाँ पे मतलब कि ना कुछ भी नहीं करते, सारे फायदे वो उठाते हैं, इनको क्या करना है? पहले मुझे ये बताओ। हाँ नहीं कर, इस पे भी करते हैं बात। और आप अपना सवाल पूछे मेरे से। सवाल हाँ क्या? जी, सवाल ये है कि जो ये प्राइवेट लाइफ वाले यहाँ पे रह रहे हैं, अगर मतलब वो कोई स्टूडेंट बुलाते हैं इधर, तो फिर अपने बच्चों के साथ उनकी मैच वगैरह करते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट का वीजा उनके साथ कन्वर्ट हो सकता है? आप ये कह रही हैं कि अगर किसी को प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़ा मिला हुआ है और उनके बच्चों को भी प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा मिला हुआ है, तो और कोई बेसिकली जिसके पास प्राइवेट लाइफ का वीज़ा है, क्या वो अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, ये एक मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जब वो अगर किसी स्टूडेंट वीजे पे या इधर कोई आया हो, तो वो प्राइवेट लाइफ वाले मतलब लड़की या लड़के से शादी करे, तो फिर उसका वीजा जो है उसके साथ कन्वर्ट हो सकता है? चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं, जी, तो मतलब कि वो अगर प्राइवेट लाइफ से वीजा मिले, तो फिर उनको कितने साल के बाद मतलब इंडेफिनेट मिल सकता है? चलिए ठीक है, वो भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। सवाल तो बहुत है, लेकिन आपके पास टाइम ही हाँ नहीं, देखिए जी, ये तो एहसास करने की बात है। आप मेरे से 10 सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन आपके 10 सवाल की वजह से किसी और का सवाल रह जाएगा। तो मैंने भी काफी दफा कॉल मिलाई है, तो जी, जाके मिली, मैंने कहा मैं जरूर ये बात आप मुझे जरा सही से मैं बता दें। बिल्कुल अभी आपको स्टूडेंट बता आते हैं स्टूडेंट वीजे पे, वो इधर आके मतलब जो प्राइवेट लाइफ में रह रहे होते हैं उनके साथ शादी करके उनका
वीजा उनके साथ हो सकता है? चलो मैं या नहीं? अभी बताता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप सेवा अगर लोगों को ना मुफ्त में इंफॉर्मेशन जाना काम करते हैं, वाकई ही जब बंदा जाता है ना तो फीस के बगैर कोई छोटी मोटी बात भी नहीं बताते। ऐसे ही अभी क्या फीस ले लें, फीस ले लें, सही बात बता दें। मैं तो ये कहता हूँ फीस ले लो पर बात तो सही बताओ ना। फीस पैसे भी ले लेते हैं। तो आपको अल्लाह ही देना है, जी या जी बंदे जी, आपके लिए दुआ करते दुआ हैं, ही ये चाहिए, अल्लाह जाने दुआ आपके दुआ लिए। दुआ चाहिए सिस्टर, दुआ चाहिए। थैंक यू तो आपको, मुझे ये प्लीज बता दें, और थैंक यू। दूसरा सवाल अपने ना लिख के रखूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में जी भी आप। ठीक, जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा, अभी आपको जो है ना वो जो इनकी बात है वो सवाल अभी मैं आपसे करता हूँ। इनकी बात ये है कि भाई क्योंकि पैसे ले लेते हैं और पैसे लिए बगैर बात नहीं करते। मैं कहता हूँ भाई पैसे ले लो पर सलाह ठीक दो, बात सही बताओ। मुझे लोग आगे कहते जी वो आप तो ऑफिस में बैठे हुए यहाँ पे माशाल्लाह से, तो हमें तो वो मैकडोनल्ड में बुलाया, वहाँ पे आके उसने 2000 पाउंड ले लिया। मुझे कभी किसी कॉफ़ी शॉप पे बुलाता था, कभी कोई करता था। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज। लेकिन वो आपको असल कोई अच्छा बंदा मिलना भी मुश्किल है। वो मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, मुझे अच्छा लगता है। उम्र गुजरी तलाश मोहसिन में मोहसिन, उम्र गुजरी तलाश मोहसिन में मोहसिन, उम्र बीत गई मोहसिन को मोहसिन न मिला। तो वो आपको सही बंदा मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेज, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूं, लंदन में होता हूं, इल्फर्ड में होता हूं। अच्छा, अभी ये सिस्टर का सवाल था। सवाल ये था कि जिन लोगों को भी यहाँ पे प्राइवेट लाइफ के ऊपर जो है वो वीज़ा मिला हुआ है, क्या वो अपने पार्टनर को, स्पाउसेस को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या उनके बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, अब जो जहाँ और दूसरा सवाल मैं जो है अभी रखता हूँ साइड पे, पहले की बात करते हैं। देखिए, प्राइवेट लाइफ पे जिसको वीज़ा मिला होता है वो उसको मिला होता है 10 ईयर रूट के ऊपर मोस्ट लाइकली। अब तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, 2.5 साल के बाद फिर 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, और आपको 10 साल पूरे करने होते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन हासिल करने के लिए। तो ये तो आपका वो वाला सवाल है ना जिसके अंदर आप पूछ रही है कि प्राइवेट लाइफ वाले को कितनी देर यहाँ पे रहना पड़ेगा इससे पहले कि उसको वीज़ा मिले, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिले। तो आपको 10 साल गुजारने हैं उसके ऊपर। दूसरा, क्या वो अपने पार्टनर को जो है वो बुला सकता है, क्या यहाँ पे उसका वीज़ा कन्वर्ट करा सकता है? अच्छा, ये जो पार्टनर का जो रूट है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, वो मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया, लेकिन चले आज फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। पार्टनर जिन लोगों को एक्चुअल में अंडर अपेंडिक्स FM अलाउड है, वो है नंबर 1 ब्रिटिश होना चाहिए बंदा, या उसके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट होनी चाहिए, और या उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस होना चाहिए। फिर उसको जो है जो स्पाउस पार्टनर अलाउड होता है कि वो अपना वीज़ा जो है स्विच कर सकते हैं उनके साथ। लेकिन अगर किसी के पास लीव टू रिमेन है और उसको पेरेंट रूट पे लीव टू रिमेन, हम एग्जांपल दे देते हैं, पेरेंट रूट पे लीव टू रिमेन मिली हुई है और वो यहाँ पे उसका बच्चा यहाँ पे है और ब्रिटिश है, यहाँ 7 साल के रूट पे था, वो जाता है अपनी कंट्री और वहाँ पे शादी करके आता है, तो उसको भी जो है प्राइवेट लाइफ के ऊपर ही मिला है। लेकिन अब वो अगर शादी वहाँ पे करके आता है तो क्या वो अपनी वाइफ को यहाँ लेके आ सकता है या अपने हस्बैंड को लेके आ सकता है? तो आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। आपको दिखाना होगा कि देन आर्टिकल 8 जो है वो इंगेज होता है, जिसको हम कहते हैं राइट टू फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ। आप उसके ऊपर जो है उनको दिखा सकते हैं कि व्हाई यू एंड योर पार्टनर कैन नॉट लिव टुगेदर आउटसाइड ऑफ द यूके।
why it is important for your wife or husband to come and live in the UK with you, तो आपको ये दिखाना है वहाँ पे। तो जी ऐसा हुआ है, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है, उसके बाद अपीलों में जाके वो वीज़ा लगता भी है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी के पास प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा है तो क्या उसके पार्टनर को वीज़ा मिल सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर इंसान के, हर इंडिविजुअल के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट है। सो इट इज़ पॉसिबल, बट प्लीज़ डू गेट अ प्रॉपर लीगल एडवाइस इफ़ यू आर इन दिस सिचुएशन। किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से रब्ता करें। यूके इमिग्रेशन का मसला एक ऐसा मसला कि आप सुबह का नाश्ता भी बाद में करें, पहले आप इसका हल करें। मैं सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, नंबर 07727347212। एक दिन मैंने कमेंट्स ऑन किए हुए थे तो मुझे वो कह रहे थे यार इसको आप बार बार रिपीट करते हैं, आप इसको रिपीट मत करें। ये मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं और उनको बताना ज़रूरी होता है कि भी नंबर क्या है कॉल करने के लिए, कि लिखा ही आ जाए कि जी मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। नंबर कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड पे हैं, रिमूव बाय होम ऑफिस, यानी ये लोग पार्टनर पे हैं, तो सर उनके बारे में कोई अपडेट, और अगर अपडेट नहीं है तो सर आपका क्या ख्याल है, क्या होने वाला है उनके साथ? नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड पे हैं, मतलब जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं और लीव टू रिमेन है उनके पास, आप ये कह रहे हैं? सर यस, वो स्पाउस वीजा पे आए हो कि रिकॉर्ड 10 ईयर रूट पे चले गए, ठीक है, पार्टनर रूट, पेरेंट रूट पे जी। तो ये उनको नो रिकॉस्ट पब्लिक फंड रिमूव किया, लिफ्ट किया बाय होम ऑफिस, तो अब वो नियरली 2 इयर्स रह गए कैरियर कंप्लीट होने में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर सॉरी, माजरत के साथ मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि वो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। अच्छा, जो ले रहे हैं, जिनके पास जो है वो इस वक्त यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? उनके 2 साल रह गए हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होने के लिए, तो क्या उनको उनका टाइम बढ़ा दिया जाएगा या इसी टाइम पे रहेगा? ये आपका सवाल है। हाँ जी, वो अगर कोई अपडेट है तो बता दें, ठीक, नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि क्या होने जा रहा है? चलो मैं क्या आपकी क्या राय है? ठीक, थैंक यू थैंक यू। इनका सवाल जो है ये मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से हम आंसर कर देते हैं। इनका कहने का मतलब जो तजवीज़ पेश की गई हुई है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कि भी जो शबाना महमूद साहिबा ने कहा था कि जो लोग यहाँ पे बेनिफिट लेंगे उनको 10 साल के बाद नहीं, उनको 15 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। यानी कि अगर कोई 1 साल या उससे कम तक बेनिफिट ले रहा था तो उसको अगर 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलना था तो अब उसको 15 साल के बाद मिलेगा। और अगर कोई 1 साल या उससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहा था, यानी कि 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट ले रहा था यूनिवर्सल क्रेडिट पे, तो उसको 20 इयर्स के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। और ये जो लॉ बनेगा, जो रूल आएगा, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो लोग अभी करंटली लीव टू रिमेन पे हैं, जिनके जैसे इन्होंने कहा 2 साल जिनके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को रह गए हैं और वो बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनको 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा, उनको 15 साल या 20 साल वेट करना पड़ेगा। तो उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्योंकि वो बेनिफिट पे है। तो ये इनका सवाल है। देखें, ये अभी तक सिर्फ एक अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं और क्या ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। क्या ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये जो है आप के ऊपर फैसला छोड़ता हूँ मैं। देखें,
नंबर वन तो ये है कि क्या ये रूल बन सकता है कि नहीं बन सकता, और मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि जी बिल्कुल ये लॉ बन सकता है। क्या रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये चैलेंज कर दिया जाएगा, तो किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। पहले तो ये बात करें कि क्या ये कानून जो है वो लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। जी बिल्कुल ये कानून लेके आया जा सकता है। अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये मैटर नहीं करता इस वक्त, जब तक ये बन नहीं जाता। हाँ, कब तक ये मतवक्को है, कब तक ये चीज़ आ सकती है कि आपको अब इंडेफिनिट 10 साल के बाद नहीं, 15 या 20 साल के बाद मिलेगा। तो जो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मूव्स जो हो रही हैं, उसके मुताबिक मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं। जब वो गए तो उनके साथ उनकी कैबिनेट भी गई, यानी कि बाजी शिवाना भी जो है वो भी फारिग हो जाएंगे, साथ ही वो भी उस कैबिनेट का हिस्सा है। तो अब नया जो हमारे नया या नई जो भी होम सेक्रेटरी आएगी, वो रूल्स को कैसे देखती है, वो कौन सी नई पॉलिसीज लेके आती है। करंटली जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि वो जाने वाली हैं, जिसके अंदर स्किल्ड वर्कर का रूट जो था वो 10 साल का करने वाले थे। जो भी पॉलिसीज इस वक्त थी करंट कैबिनेट की, वो शायद अब थोड़ी सी और डिले हो जाएगी। 7 ईयर चाइल्ड रूट और डिले हो जाएगा। इसके साथ साथ जो स्किल्ड वर्कर थे उनको मौका मिलेगा कि वो अपना इंडेफिनिट करवा सके टाइम से, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोजीशन है इस इमिग्रेशन को लेके वो बहुत जो है वो गर्मा गर्मी है इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। सो लेट्स सी कि आपका नया प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है, और जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसके साथ कैबिनेट कौन सी है, और होम सेक्रेटरी कौन है। देयर इज़ अ लॉट टू चेंज। ये मैं आपको बता सकता हूँ। फिर बाकी जो इंशाल्लाह जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। ये भी एक अंदर की न्यूज़ तो नहीं है, ये बाहर सबको पता है कि जो कीयर स्टार्मर जो है वो काफ़ी अनपॉपुलर हो रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, लेबर के अंदर, और जिसकी वजह से उनकी पार्टी जो है उनको चेंज करना चाहती है और नया लीडर चूज़ कर रही है वो लेबर पार्टी अपना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो काउंसलर्स के इलेक्शन, यानी कि ये जो हम आम इंतखाबात अभी हुए उसके अंदर रिफॉर्म के मुकाबले पे जो कीयर स्टार्मर है वो बहुत वीक लग रहे हैं। तो वो जनरल इलेक्शन की तैयारी के अंदर जो है वो चाहते कोई ऐसा बंदा हो जो आके बोले, जो बात करे। तो वो लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही है। जब लीडरशिप चेंज होगी तो गवर्नमेंट का स्टांस भी चेंज होगा, या तो ये और वर्स्ट हो जाएगा या फिर ये थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करेंगे। इनके हारने की वजह यह है कि लेबर का जो पोजीशन रही है पार्टी की, वो ऑलवेज प्रो इमिग्रेंट रही है। उन्होंने हमेशा उनके बारे में सोचा है और पॉलिसीज़ अच्छी लेके आए हैं, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ इन्होंने की हैं इनको रिजल्ट जो है बहुत अच्छे नहीं मिले। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। मैं हूं सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूं, लंदन में होता हूं। आप मुझे अभी कॉल कर सकते हैं 07727347212। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ओवरसीज के ऊपर बात करने के लिए था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस इफ समवन हैज लिव्ड इन द यूके फॉर 20 इयर्स। अच्छा, 20 साल लोग समझते हैं कि जी मैं यहाँ पे 20 साल रह लिया है तो अब मेरा वीज़ा ऐसे लग जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको 20 साल अगर आपने यहाँ रह लिया है तो आपको एवरी सिंगल ईयर का एविडेंस देना है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू लिव्ड हियर 20 years, इट्स अबाउट यू हैव लिव्ड हियर कंटिन्यूसली 20 years। अच्छा, रिगार्डलेस आप लीगल रहे हैं या इलीगल रहे हैं, ओवरस्टेयर रहे हैं, वीज़े पे रहे, आपको 20 साल का एविडेंस देना है, फिर जाके आपका 20 साल के ऊपर वीज़ा लगेगा।
तो ऐसा मत समझें कि जी 20 साल हो गए। तो इस वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू जिनके भी 20 साल होने वाले हैं कि वो पहले से तैयारी करें, एग्जाम आने से पहले तैयारी करते, ना कि एग्जाम वाले दिन तैयारी करते। नंबर है 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी वालेकुम सलाम। शाह जी क्या है, ठीक ठाक जी है जी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं, ठीक है? जी शाह जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। शाह जी मैं ना अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा था, मैं हाल में रहता हूँ, तो मैंने अभी कॉल की थी दोपहर को ना, तो उन्होंने आपके जो कॉलर है हाँ जी, उन्होंने कहा कि आना जरूरी है यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं इधर से 5 घंटे की मेरी वो ड्राइव है, अच्छा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर मेरी कॉल पे उनसे बात करवा दें। तो मैं कॉल पे जो मतलब कि फीस है वो मैं पे कर दूंगा जो भी है। तो सर अब कॉल पे अपॉइंटमेंट हो सकती है मेरी? अच्छा चलिए, मैं आपको अभी इस सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? अभी आपकी कॉल, अगर और कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट का मैं अभी आपको बता दूँ। सवाल ये है सर, मैं ना PSW के 10 दिन रह गए हैं, 10 से 15 दिन रह गए हैं खत्म होने में। तो मेरा ना जर्मन का यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आया हुआ है, तो अगर मैं उसको सर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो इधर FLR डालता हूँ, तो उस दौरान मैं अगर अपॉइंटमेंट मुझे मिल जाएगी सर इधर, पॉसिबल है कि वो मेरे जो है ना यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए FLR के दौरान? अच्छा, अब देखें, आपका जो केस है इतना कॉम्प्लेक्स है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव यू एडवाइस ओवर द फोन, नॉट फॉर मी एटलीस्ट। अगर सिर्फ पैसे ही बनाने हो तो वो तो कोई मसला नहीं, मैं आपको कह दूँ हाँ ठीक है भाई, पैसे तो मुझे 50 पाउंड डाल दे, 30 पाउंड डाल दे, मैं तुझे ऑनलाइन एडवाइस कर दूँगा। लेकिन जो अपॉइंटमेंट का मसला होता है, देखिए मेरे पास दो ही चीज़ें होती हैं जब मेरे पास कोई आता है। तो नंबर एक, या तो उसका हल मौजूद है, अगर नहीं है तो उसका हल तलाश करना। अब फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी डिस्कस नहीं हो सकती, मिसअंडरस्टैंड हो जाती। अगर तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस हो तो वो डेफिनेटली आजकल ज़ूम मीटिंग हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। आपकी जो एडवाइस है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। और बाकी जहाँ तक रह गया कि अगर मेरा वीज़ा 10 दिन में ख़त्म हो रहा होता तो भाई मैं हाल से आगे भी जाना पड़ता तो मैं चला जाता, अगर मुझे लगता कि यार इस बंदे के पास जाने से मेरा काम हो सकता है। जी सर ठीक हो गया। तो सर फिर ये जो आपने मुझे जो बताया, कोशिश करें कि आप किसी लोकल वहाँ सोलिसिटर से बात करें जो आपके पास है। अगर फिर भी आपको लगता है कि यार आपका जो है वो एक हमारे दोस्त थे फैसल सेठी साहब, वो एक शेर कहते होते हैं कि तेरा है दरिया के पार जाना ज़रूरी। वो अगर आपका वाकई दरिया के पार जाना ज़रूरी है तो उसके लिए फिर दरिया जो है वो आपसे कहेगा कि भाई मुझे मुझे कुर्बानियाँ चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो असी कहने असी मरना भी नहीं ते सानू जन्नत भी चाहिए, ऐसा नहीं होता फिर ते ते हुन फिर बल्कि मेरे लिए तो मैं यही कहूँगा कि इन पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सर लंदन ही गम है, आना है मेरे को ज़रूर आओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी ठीक सर, है? एक छोटा सा और सवाल कि सर आप FLR का भी कर देंगे ना आगे? जी जी, FLR बिल्कुल, FLR डिपेंड करता है कि आपकी क्या सर्कमस्टांसेस है, दैट इज व्हाई आई सेड कि भी इट इज आपका केस जो है इतना तो कॉम्प्लेक्स है कि इट कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता एडवाइस ओवर द फोन। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ कर ले, आ जाए, ठीक? जी सर। थैंक सर यू। तो दोबारा कॉल पे अपॉइंटमेंट लेनी जी जी पड़ेगी बिल्कुल या? बिल्कुल बिल्कुल, इसी नंबर पे आप कल कॉल कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह ताला आपको वो अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक? जी सर। चल सर थैंक जल्दी यू। मिल जाएगी क्योंकि बताया ना टाइम। तो फिर टाइम वेस्ट ना करो, ते ट्रेन फड़ो ते आ जाओ, ठीक है? जी कल या से कल चल, होता है। सुबह का नाश्ता भी ना करो, पहुंचो। अल्लाह हाफिज। सैटरडे को। नहीं सैटरडे में काम नहीं करता यार, मैं मंडे टू फ्राइडे। जी 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 सर ठीक ठीक, हो गया। थैंक यू थैंक जी यू। बहुत हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। जी एक था कि मेरी जो एक्स वाइफ है उसने अप्लाई की थी ब्रिटिश डिवोर्स, तो जी उसने मैंने रिस्पॉन्ड भी किया था, देखना अभी वो कंडीशनल ऑर्डर नहीं अप्लाई कर रही, तो क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ?
अच्छा, कंडीशनल ऑर्डर नहीं अप्लाई कर रही, ठीक है। जी 17 अप्रैल को डेट थी कि आप उसके बाद कर सकते हैं, अभी तक उसने नहीं किया। मैं ट्रैक कर रहा हूँ एप्लीकेशन, लेकिन वहाँ पे नहीं। आपने कंबाइन जो है वो डिवोर्स की हुई है या उसकी तरफ से ही डिवोर्स फाइल हुई है बस? वो उसकी तरफ से हुई थी, तो मैंने अच्छा। रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, आपने एक्नॉलेज करके भेज दिया था, ठीक जी है। जी। अच्छा, आगे दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सर ये था कि मेरा कजन है छोटा, वो आया था वर्क वीजे पर, उसकी जो वाइफ थी ना वो मैन एप्लीकेंट वो थी, ये स्पॉस था उसके साथ। तो वो इधर आके ना, तो इधर आके वो किसी और लड़के के साथ उसका हो गया रिलेशनशिप। तो एक मिनट, आपकी कजन, आपका कजन था यहाँ पे, उसकी वाइफ उसके साथ आई थी यहाँ पे, आप ये कह रहे हैं? ये वो दोनों पाकिस्तान से आए थे। अच्छा, वो दोनों, इसके बाद अच्छा, मेन एप्लीकेंट उसकी वाइफ थी और वो कजन आपका उनके साथ यहाँ पे आया, और उनकी वाइफ का क्या हो गया? इधर किसी के साथ वो जिधर काम करती थी ना, उसका वो उसके साथ रिलेशन हो गया। अच्छा, ठीक है। तो वो ये डिवोर्स मांग रही थी, जो इसमें आपस में चल रहा था, ये डिवोर्स कर नहीं रहा था ना। तो फिर उसने ये कहा कि उसी के जो उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, इन्होंने दोनों ने मिलकर गैंग करके ना इस पे झूठे एलिगेशन लगाए कि वो लड़का कह रहा था कि इसने मेरा रेप किया, मुझे किडनैप किया, ये हुआ है। तो पुलिस ने इसको पकड़ कर प्रिजन में डाल दिया था। अच्छा, अभी नॉट गिव कोई प्रूफ तो नहीं था उसको, नॉट गिल्टी करके ना अभी वो बाहर आ गया ना। तो इतना उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी कि उसने प्रेजेंट में ही मतलब तीसरी चौथी मंजिल छाल लगाई थी, अपने आप को मतलब खत्म करने की कोशिश की। तो अभी बाद भी इसका मेंटल हेल्थ इतना इशू चल रहा कि इसने पेट्रोल लगा के अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, वो भी इसके बाद प्रूफ शू पड़े हुए हैं। तो क्या ये अभी ILR के लिए अप्लाई कर सकता है? अच्छा यार, मैं जितना भी उसके साथ सिंपैथी का इजहार करूं वो कम है कि पहले तो बात उसके साथ पहला जुल्म तो ये हुआ है कि वो शादी जो थी वो रियल शादी थी या? रियल शादी थी सर, वो बिल्कुल रियल शादी थी। कितनी देर चली ये शादी? सर तकरीबन 3-4 साल हो गए थे पाकिस्तान में। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी वो कोई मारती कुटती थी उसको, कोई अब्यूजिव थी, गाली गुली निकालती थी, कोई लड़ती झगड़ती थी, कि यहाँ आके उसको ये चीज हुई है? उधर भी सर 1-2 दफा उसने उसकी फैमिली ने कंप्लेंट की थी इस लड़की की। ये लड़की उम्र से भी इससे बड़ी थी काफी, 10-11 साल। अच्छा, 10 साल बड़ी थी उससे? जी जी। तो ये काफी मतलब नहीं है, मतलब ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि इसने पसंद की शादी। तो वो नहीं सुनता होगा उसकी बात, तो फिर उसको मारती होगी। बड़े लोग तो अक्सर मारते हैं, फिर वो मारती थी सर मतलब इतना कुछ करती रही है कि अभी वो लड़का ने मेंटल तौर पर। अच्छा, वो फिर यहाँ पे कैसे आ गए फिर? यहाँ पे सर ये जो लड़का था ना, इसके दूसरे को जो भाई है ना, उन्होंने कहा ये का अकेला भाई था। तो इन्होंने ये पढ़ा हुआ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी जो वाइफ है ना, चलो उसका वीजा लगवाते हैं, आप उसके साथ ही आ जाओ। अच्छा, उसका भाई इधर ही होता है? जी जी जी, 2-3 भाई हैं उसके इधर। अच्छा, अभी ये मैं पूछ रहा था कि अभी इसके पास है, ये एप्लीकेशन डाल सकता है कि ILR? चले मैं आपको अच्छा, जब ये सारा कुछ इसके साथ हो रहा था, तो उस वक्त इसने क्यों नहीं रिपोर्ट की पुलिस को जाके कि भाई ये इसकी जो वाइफ है इसको यहाँ पे तंग कर रही है, मार कूट रही है, गालियाँ निकाल रही है, किसी के साथ रिलेशन में चली गई है? तो ये क्या कर रहा था उस वक्त? उस वक्त ठीक था? उस वक्त ठीक था ये? नहीं सर, ये भाई के घर रहता था ना, तो ये लड़की इतनी तेज थी कि इसने ये काम किया कि उधर लड़ के ना, तो इसको कह रहे कि हम भाई रहेंगे, अपना मकान लेके उधर रहेंगे रेंट पे, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अच्छा, उसको लेके अलग हो गई? जी जी। तो अभी मतलब ये अपने इनके भाइयों से भी नहीं मिलने दे रही है, मतलब ये थोड़ा सा सादा बनता है सच में आपको बताऊं। थोड़ा सा नहीं, बहुत सादा है यार। जी जी बिल्कुल। तो इतना कि इस लड़की ने इसको अपने माँ बाप से भी नहीं बात करने दी, इसका फोन बंद कर दिया। अपने माँ बाप से नहीं बात करने देती थी? जी, ना करो। इसने अपने माँ बाप से बात नहीं की थी। तो यार ये अच्छा जी। तो सर मतलब दिमागी तौर पर बेचारा थोड़ा सा ये भी स्लो भी है थोड़ा सा। इसको लेट समझ आई कि ये माँ बाप से 3 साल लगे इसको समझने के कि यार ये माँ बाप से बात नहीं करने दे रही, भाइयों से नहीं बात करने दे रही। सर इसने क्या किया हुआ था, ये लड़का इसकी हर बात मानता था।
प्यार करता था ना, ये 100 वाली सैलरी आके इसको देता, प्यार करता था उससे। आप ये कह रहे हैं कि बात मानता था? जी मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब इसने पसंद की शादी जो की थी। अच्छा, 10 साल बड़ी से पसंद की शादी ईश्वरिया राय थी? कौन थी? ये तो सर मुझे भी नहीं पता कौन थी। 10 साल बड़ी दे नाल यार तुझे क्या पसंद की शादी कर। खैर चले, वो प्यार में उम्रें थोड़ी देखी जाती हैं, लेकिन इसमें तो ये दोनों क्वेश्चन के मुझे प्लीज मैं अच्छा, एक सवाल आपका ये है कि इतना जुल्म होने के बाद इसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और दूसरा सवाल क्या था आपका? वो डिवोर्स वाला था आपका सवाल कि कंडीशनल जो है डिवोर्स। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ सवाल, दोनों सवाल। थैंक यू सो मच। चले थैंक यू जी। ये 2 सवाल उन्होंने मेरे से पूछे हैं और दोनों ही जो है वो फैमिली रिलेटेड सवाल है, क्योंकि फैमिली एंड इमिग्रेशन जो है कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट रहती है आपस में, इनका लिंक, दे आर बोथ लिंक्ड समहाउ। तो पहले सवाल का जवाब ये देखिए जी, जो डिवोर्स होती है, डिवोर्स की जब आप एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं तो वो वहाँ पे इसका एक टाइम पीरियड है, इट टेक्स अबाउट 6 months to 8 months, जहाँ पे आपका कंडीशनल ऑर्डर जो है वो जारी होता है, उसके 8 हफ्ते के बाद आपका फाइनल ऑर्डर जो है वो आता है। तो टाइम इसमें लग सकता है, अगर आपने अभी रिसेंटली किया है तो वेट फॉर इट, ठीक है। अच्छा, सेकंड सवाल आपका ये है कि आपके जो कज़न की स्टोरी है जिसके अंदर वो अपनी वाइफ के साथ, जो कि उनसे माशाल्लाह 10 साल बड़ी हैं, उनके साथ यहाँ पे यूके तशरीफ़ लाए और उसके बाद वो अपने माँ बाप को भी भूल गए, भाइयों को भी छोड़ दिया। सबसे बड़ा काम उसने अपने साथ जुल्म ये किया कि अपने आप को अकेला कर लिया। अपने आप को जब बंदा तन्हा कर लेता है तो फिर उसकी जो दूसरी जो भी उससे दूसरी फोर्स है वो उस पर हावी हो जाती है। आप बता रहे हैं कि वो वहाँ पे उसके साथ एब्यूजिव थी, उसके 2-3 बार जो है कंप्लेन भी आई, उसके बावजूद वो इसको लेके यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आ गया, उसने यहाँ पे चक्कर भी चला लिया, रिलेशन भी बना लिया, और ये इतना सादा कि इसको नहीं पता चला। चले हम मान लेते हैं, क्योंकि आई एम नो वन टू जज एंड आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसने 2-3 बार अपने जान लेने की कोशिश की, क्या इस बेस के ऊपर इसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिया जा सकता है कि नहीं दिया? देखिए जी, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आप डिस्क्रेशनरी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, मैं जब यहाँ पे आया वो लोगों से 1000 पाउंड लेता था और मुझे नहीं पता था उस वक्त, लेकिन वो पैसे लेता था 1000 पाउंड, 500-200 किसी का फ्री में, कहता था जी क्वीन के पास डिस्क्रेशन है कि वो किसी को भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे सकती। कहता वो ठीक था, क्योंकि वो देने को वो किसी को भी दे सकते, लेकिन बनता नहीं है। तो इसी तरह से इस बेस के ऊपर आप इनकी मेडिकल जो हेल्थ इश्यूज हैं या जो इनके साथ हुआ है, उस बेस के ऊपर आप ज़रूर इनकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की हो सकती है। आप इनको कहें कि किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें और जाके इनके पास इनफ एविडेंस है कि इनके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ भी हुआ है और इनके साथ जो है दिमागी हालत भी इनकी ठीक नहीं है। ये कोई रीज़न नहीं है कि बंदे ने अपने आप को 3 बारी मारन की कोशिश की है तो उन्हें इंडेफिनिट दे दो, चौथी बारी करे तो उन्होंने सीधा ब्रिटिश नेशनैलिटी दे दो। सो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आंसर है आपका कि जी इसको कहीं किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सोलिसिटर से रब्ता करें और जाके ये अपनी प्राइवेट लाइफ के ऊपर शायद जो है वो ज़रूर अपनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर कोई एप्लीकेशन कर सकता होगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, वालेकुम सलाम जी। अपना मैं शायर बात कर रहा हूँ सर, सुनते? जी आप सैयद अफाक हसन से बात कर रहे हैं जी। सर मैं अभी क्या ना फेसबुक आपकी देख रहा था, आपका बहुत पहले का फॉलोअर हूँ मैं, कम से कम 2 साल पहले का।
अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी खुशी हुई सर सुन के। आपकी हर वीडियो देखता हूँ। तो अभी क्या मैं अभी काम से आया तो मैंने फेसबुक ऑन करी है अपनी टिकटॉक में, जी तो उस पे लाइव आ रहा था, तो अभी जी लाइव वो हट गया, तो मेरे को लगा कि शायद आप बैठे हैं बात करने के लिए, जी, तो मैं इसलिए कंटिन्यू आपको फोन कर दिया। अच्छा चलिए, नहीं मैं बैठा हूँ अभी, बिल्कुल लाइव ही हूँ, आप लाइव आपकी कॉल मिली हुई है जी। अच्छा 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 सर मैं अपना मेरा दीपक शर्मा है जी मैं सर आया हूँ 2007 से डिजिटल ठीक है। सर तो सर मैं चाह रहा था कि मैं बेसिकली क्या कर 2007 के बाद मेरा जो पहला जो केस हुआ वो 2015 में हुआ, मेरा डॉक्टर मैंने 2005 में किया था। तो सर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो प्राइवेट लाइफ वीजा है वो इस समय मैं अप्लाई कर सकता हूँ ऊपर से रेट कैसे। जी बिल्कुल, आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइवेट लाइफ के ऊपर देखिए जिसका 20 साल है या कम है, आप सर्कमस्टेंशियल बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। आपकी 18 साल तकरीबन आपके बन जाते हैं, बल्कि 19 साल अगर आप 2007 में आए हैं। जी सर मैं 2007 से आया हूँ अपना डिजिटल वीजा के ऊपर। तो सर आप किसी भी कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड सोलिसिटर से मिले ताकि वो आपको सही मशवरा दे सके और आपके जो पेपर हैं वो आपको बता सके कि कौन कौन से आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सर वो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट आप उसी मंडे को मिलेगा रहेंगे। जी मंडे टू फ्राइडे में अवेलेबल होता हूँ जी। मंडे टू फ्राइडे जी सर क्या है वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप दूसरा नंबर है 02086 888 111, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। सर मेरा सर एक मसला था जो विजिटर वीजे पे है, तो जो मेरा बीच का जो पीरियड है उसके ऊपर मैं अपना जो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सर आप कंफ्यूज ना हो, अगर आप विजिटर वीजे पे थे, आप ओवरस्टे थे, आप इलीगल एंटर हुए थे, आप लीगल एंटर हुए थे, जैसे भी हुए थे, आपने साबित ये करना है कि आप 20 साल यहाँ पे रहे हैं या आपका जो स्टे है वो कंटिन्यू स्टे है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू। मैं हूँ सैयद आफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स, लेकिन मैं इंग्लैंड में होता हूँ, लंदन में होता हूँ। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।